हेलो फ्रेंड्स, अनबोरिंग एकेडमी पे स्वागत है। और ये सीरीज़ हम लोग की चल रही है पॉलिटी के बेसिक्स को हम लोग मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी आपका बेसिक्स मजबूत रहेगा उतना ही आपका एग्जाम जो है, क्योंकि पॉलिटी तो यार देखो एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। तो बेसिक्स हमको मजबूत होना ही चाहिए, आना ही चाहिए। फैक्चुअल वन लाइनर्स के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। इसमें जो ये वाला जो लेक्चर है, वाला जो चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक्स की ज़रूरत, मतलब बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको समझाने की कोशिश करता रहूँगा। ये लेक्चर देखने के बाद आपको भारतीय संविधान की रचना, जो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर होता है, उसके अलावा कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं है। आइए शुरू करते हैं। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम M.N. रॉय 1934 में रखा गया था। M.N. रॉय साहब जो थे वो एक कम्युनिस्ट उस टाइम पे जो पार्टी थी उसके सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना क्या था? कैबिनेट मिशन योजना के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। कैबिनेट मिशन योजना ने जैसे कि अलग अलग प्लान्स आए थे, जैसे कि क्या है, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको बहुत ढेर सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि वॉवेल प्लान, कैबिनेट मिशन, इसके बाद जो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन, अलग अलग प्लान्स आपको जो है देखने को मिलेंगे। तो कैबिनेट मिशन प्लान क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान ये था कि भारत और पाकिस्तान को अलग अलग ना विभाजित किया जाए, भारत और पाकिस्तान को सामूहिक रखा जाए, और इनका जो केंद्र है, केंद्र के पास निश्चित कुछ ताकतें रहें और बाकी सारी ताकतें राज्यों के पास रहें। एक अलग अलग संगठित प्रदेश जो है भारत और पाकिस्तान रहे, लेकिन इनका केंद्र जो है वो एक ही रहे। तो जो कैबिनेट बनेगी वो जॉइंट बनेगी, उसमें पाकिस्तान के भी सदस्य होते और हिंदुस्तान के भी सदस्य होते, और उस कैबिनेट के पास कुछ विशेष पावर होते, जैसे कि कम्युनिकेशन का जो है पावर जो है, मिलिट्री का जो पावर है, किसी और देश के साथ लड़ाई करने का पावर है। तो इस तरीके की विशेष पावर जो है कैबिनेट के पास रहते, जो उनका जो हेड बॉडी थी, और बाकी सारे पावर राज्यों के पास रहते। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया। इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से? ये जो कैबिनेट मिशन जो दिया था, ये 3 सदस्यीय समिति ने इसको रखा गया था। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंटिक लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर, अलग अलग नाम था इनका। सारे जो है विदेशी मूल के लोग थे। हमेशा भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को इस बात के से गुरेज रहा, दिक्कत रही कि ये सारे विदेशी मूल के लोग हैं, ये किस तरीके से भारत का संविधान और भारत के लोगों के बारे में किस तरीके से ये लोग डिसाइड करेंगे। भारत का जो है लोग ही भारत का जो है निर्णय लें तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 23 देसी रियासतें के प्रतिनिधि थे और 4 कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, क्योंकि उस वक्त क्या है, देश हमारा अलग अलग प्रांतों में, सूबों में बटा हुआ था। जैसे इस टाइप में राज्य है ना, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो गुजरात महाराष्ट्र अलग नहीं हुआ करता था, पंजाब हरियाणा अलग नहीं हुआ था, जो उत्तर प्रदेश है ना, ये इसका नाम अलग हुआ करता था। तो अलग अलग चीज़ें अलग, जैसे कि हैदराबाद है, तो हैदराबाद क्या है, एक रियासत था। भोपाल क्या है, एक रियासत था। कश्मीर एक रियासत था। जूनागढ़ क्या है, एक जो है रियासत था। तो इस तरीके के 93 रियासतें थीं जो कैबिनेट मिशन ने जो प्लान दिया, और 292 प्रांत थे। प्रांत जिसको आप छोटे छोटे सूबे कह लो या राज्य कह लो, छोटे छोटे राज्य तो बड़ा शब्द हो जाएगा, सूबे कह सकते हो, जैसे कि मंडल कह लो आप, क्षेत्र में मंडल होते हैं ना, कुछ जिलों को इकट्ठा करके मंडल बनाया दिया जाता है, तो उस तरीके से क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। भारत संविधान के जो डिवीजन हुआ, एक्चुअली मामला क्या था, जैसे 292 और 93 दोनों को जोड़ दीजिए तो कितने सदस्य बने, 3 2 5, 9 दूनी 18, 2 1 3, 385 टोटल सदस्य होने चाहिए थे। लेकिन आप बचे कितने? बचे, लेकिन इसमें क्या, भारत के भी सदस्य थे कैबिनेट मिशन के अनुसार, और पाकिस्तान के भी सदस्य थे, क्योंकि कैबिनेट मिशन के बेस के ऊपर जो डिवीजन का प्लान हुआ था
उसमें भारत और पाकिस्तान को अलग अलग नहीं इमेजिन किया गया था, एक ही देश इमेजिन किया गया था विद कॉमन जो है हेड या कॉमन सेंटर। ठीक है, जो राज्य सरकारें हैं वो अलग अलग रहेंगी, लेकिन जो उनका सेंटर रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या है, जब बाद में जो है नेहरू ने कुछ बोला और जो है उधर से जिन्ना की तरफ से कुछ टिप्पणियां आई और मुस्लिम लीग ने जो है डायरेक्ट एक्शन प्लान जो है मूवमेंट अपना शुरू कर दिया, तो उसके बाद जो है भारत पाकिस्तान का विभाजन जो है कहीं ना कहीं निश्चित हो गया। उसके ऊपर एक प्रॉपर एक बहुत लंबा एक लेक्चर जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ क्यों था। सर कुछ लोग ये कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं कि नेहरू जो है अपने प्रधानमंत्री बनने के सपने को नहीं छोड़ना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने विभाजन करा दिया। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, करोड़ों लोगों का देश है यार, क्या एक आदमी की महत्वाकांक्षा, क्या उनके अंदर इतनी क्षमता थी कि वो विभाजन कर सकते थे? आप खुद सोचिएगा इस चीज को बैठ के, एक आदमी कभी विभाजन करा सकता था? आप मैं ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ रहा हूं इसका बात, क्योंकि बुद्धिजीवियों की कमी नहीं थी, बुद्धिजीवियों की कमी नहीं थी। देखिए, जब दो बिल्ली की लड़ाई होती है तो बंदर जो है बाजी मार जाता है, लेकिन बंदर को बाजी मारने के लिए पहले बिल्लियां लड़नी चाहिए, तो बिल्लियां तो पहले ही लड़ रही थी ना। अगर बिल्लियों में लड़ाई नहीं हो रही है तो क्या बंदर बाजी मार पाएगा? ये समझने की बात है, सोचने की बात है। बहरहाल, तो विभाजन कहीं ना कहीं कुछ इन्होंने कहा कुछ उन्होंने कहा और एक विभाजन का स्थिति परिणाम हो गया, क्योंकि नेहरू ने ये कहा था कि कुछ प्रांत जो है, जैसे कि मान लीजिए आसाम का प्रांत है, ठीक है, आसाम के प्रांत में जो है हिंदू बहुल क्षेत्र है, ठीक है, तो वो जो है भारत में शामिल होना चाहता है, वो पाकिस्तान में जाना नहीं चाहता था। तो उनके पास क्या एक ऑप्शन है कि वो भविष्य में जो है भारत को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बेस के ऊपर 10 साल तक एक फ्रीज था कि 10 साल तक फ्रीज रहेगा, जो भी बाउंड्रीज कैबिनेट मिशन ने दिया हुआ है। उसके बाद की बात हो रही थी कि उसके बाद क्या उनके पास ऑप्शन है। तो इनके किसी स्टेटमेंट से उधर आग लगी और वो आग इतनी बढ़ी कि बिल्कुल मामला डिवीजन तक पहुंच गया। लेकिन बात यह है कि भाई माचिस तो नो डाउट किसी ना किसी ने लगाई, लेकिन पहले से मिट्टी तेल छिड़का जा चुका था, सभी ने अपने हिस्से का मिट्टी तेल, पेट्रोल, डीजल छिड़क के पूरे देश को आग लगाने की तैयारी कर दी थी, चाहे उसमें कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो और अंग्रेज ही क्यों ना हो, क्योंकि अंग्रेज ये चाह रहे थे ना कि वो एक बहुत ही मजबूत हिंदुस्तान न छोड़ के जाएं। अगर बहुत मजबूत हिंदुस्तान छोड़ के जाएंगे तो भविष्य में उनके लिए ही खतरा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने हमारे बीच में झगड़े की कैसी आग लगा दी कि दोनों देशों को इस तरीके से बांटा कि हम कभी आपस में ही लड़ते रह जाएं और मजबूत होके जो पश्चिमी सभ्यता है, जो पश्चिमी संस्कृति है, उसको कभी चैलेंज ना कर सके, जिस तरीके से इतिहास में हम लोग ने चैलेंज किया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है। पहले जो है विभाजन के बाद कितनी सीटें बची थी? 299 सीटें बची थी। संविधान सभा में पहले कितनी सीटें थी? 389 सीटें थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य का नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये क्या है, एक फॉर्मेलिटी होती है कि देखो कोई एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाएगा ताकि सभा को आगे बढ़ाया जा सके। तो एक बेसिक नॉर्म बना दिया गया है कि जो सभा के सबसे जो बुजुर्ग वो होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, कई बार प्रो टर्म स्पीकर कह देते हैं, प्रो टर्म स्पीकर। तो प्रो टर्म स्पीकर जो है क्या करता है, वो जो है स्पीकर को जो है शपथ दिलवाता है और स्पीकर के चुनाव को जो है कंडक्ट करता है। जब स्पीकर का चुनाव हो जाता है, सभापति का चुनाव हो गया, तो सभापति जो है अपने हिसाब से आगे फिर कार्रवाई करता है। लेकिन क्या है, एज जो है एक ऑब्जेक्टिव फैक्टर है। तो सबसे जो सम्मानित सदस्य होता है, सबसे बुजुर्ग जो सदस्य होता था, वो उस वक्त डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुआ करते थे। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग कर डाली। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू व जयशंकर नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया गया था। सवाल पूछ सकते हैं, तेज बहादुर सप्रू को वो कौन थे, जो कौन थे सम्मानित लोग जिन्होंने इसकी सदस्यता को अस्वीकार कर दिया गया था? 4 नाम दे दिया, तो उसमें से एक नाम ये था तेज बहादुर सप्रू, एक था जयप्रकाश नारायण जेपी, जो बाद में है ना जेपी मूवमेंट आया था, जयप्रकाश मूवमेंट आया था 1970s में, ये उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, जिसके विरोध में फिर इमरजेंसी लगी थी। बहुत ही बड़ा नाम था, बहुत ही एक फेमस नाम था उस टाइम का। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। ठीक है, जिसमें से 213 सामान्य, 79 मुस्लिम तथा 4 सिख सीटें
थी। सामान्य यानी हिंदू कह लीजिए, ठीक है। तो 213 हिंदू थे, बाकी जो बचे वो मुसलमान थे 79, और 4 जो थे सिख थे। देखिए बात यही है ना कि आपस के क्षेत्र को ही डिवाइड कर दीजिए, घरों को डिवाइड कर दीजिए, गलियों को डिवाइड कर दीजिए, कभी आदमी मजबूत नहीं हो पाएगा। अगर कोई भी समुदाय, जैसे बहुत बचपन में मेरे ख्याल से सभी ने एक वो कहानी पढ़ी होगी कि एकता में बल है, ठीक है। आप सब लोग एकत्रित हैं, एकजुट हैं, तभी जाके आप जो है कुछ कर सकते हैं। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या 33 थी। अनुसूचित जनजातियां यानी कि जाति और जनजाति अलग है, एसटी जनजाति जो है शेड्यूल ट्राइब की बात हो रही है। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी, मात्र 15 थी, बहुत कम था। लेकिन फिर भी उस हिसाब से देखा जाए तो जहाँ पे ब्रिटिश में और तमाम देशों में, अफ्रीका में जो है जहाँ पे वोट देने की ही नहीं बार उनको अलाउड है, उसके बाद भी अगर 15 उस परिवेश में देखा जाए, बैकग्राउंड में देखा जाए तो 15 कम संख्या नहीं मानी जाएगी। बहरहाल 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद का संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था? थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूं, अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो अध्यक्ष चुना गया था वो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव क्या कहते हैं? प्रस्तावना, जो बाद में जो बना ना, प्रियम्बल जिसको हम कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं, वो कहां से बना था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जिसको कहते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है कि संविधान का उद्देश्य, सभा का उद्देश्य क्या है, जैसे कहते हैं ना एजेंडा ऑफ द मीटिंग। एजेंडा ऑफ मीटिंग क्या है? आप क्या बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, संविधान सभा का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसका जो है हिसाब किताब किस तरीके से चलना चाहिए, होना चाहिए या दिखना चाहिए। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। प्रारूप समिति, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो अध्यक्ष था, जो मेन कमेटी थी, जो ड्राफ्ट कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके स्ट्रक्चर को जो है डिफाइन कर रही थी, उसका जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मनोनीत किया गया था, चुना गया था। संविधान सभा में इसके निर्वाचित पश्चिम बंगाल से हुआ था। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। संविधान को बनाने में टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया था। अच्छा खासा, करीब करीब 3 साल का समय एक तरीके से। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का मतलब क्या होता है कि 12 दिन कम 3 साल लग गए थे। क्यों लग गए थे 3 साल? क्योंकि प्रक्रिया बहुत लंबी थी। करीब 350 के आसपास, 400 के आसपास आर्टिकल थे, 10 जो है शेड्यूल थे, और हर आर्टिकल के ऊपर वोटिंग हुआ है, हर आर्टिकल के ऊपर चर्चा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी आर्टिकल को ऐसे ही पास कर दिया गया या कह दिया गया कि हाँ चलो ठीक है इसको रख लेते हैं, चुप्पे से अंदर एंट्री कर दिया गया। हर आर्टिकल के ऊपर डिटेल में चर्चा हुआ है। और वो चर्चा क्या हुआ उस टाइम पे? वो चर्चा आज के टाइम पे भी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आप डिबेट पढ़िएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि हमारा संविधान कितना गहरा है, कितना विकसित है, कितना विस्तृत और कितना सुंदर है। भारत के संविधान की 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। सवाल पूछा जाता है, एग्जाम में आता है कि भारत के संविधान का अंगीकार कब किया गया था? तो भारत के संविधान का अंगीकार 26 नवंबर 1949 को हुआ था। अंगीकार का मतलब क्या है कि संविधान के कुछ प्रोविजंस जो है, पूरा संविधान नहीं, कुछ आर्टिकल्स, कुछ प्रोविजंस जो है 26 नवंबर 1949 को देश में लागू हो गए थे। लेकिन पूरा का पूरा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हो गई थी। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। ठीक है, ये देखिए संविधान सभा का और भी बहुत ढेर सारा काम था। संविधान सभा ने एक काम ये किया था कि देश के राष्ट्रपति को भी चुना है। संविधान सभा ने ही देश के राष्ट्रपति को चुना था। भारतीय संविधान का पिता
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लॉ के महान जानकार थे, बहुत ही समझदार इंसान थे, और ड्राफ्टिंग में जो है इन्होंने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। ऐसा नहीं कि इन्होंने अकेले बैठ के संविधान लिख डाला कमरे में और लेके आई, ये लो देखो आपका संविधान हमने लिख दिया है, ऐसा नहीं है। इनके जो तर्क होते थे किसी भी चीज को संविधान सभा में रखने का और उसको उस चीज से हटाने का, इनके तर्क इतने मजबूत होते थे कि आप उसको नकार नहीं सकते थे। इनकी कही हुई बात को ये तर्क वितर्क करके अपनी बातों को एक अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करने में बहुत ही अच्छे थे और अच्छा जानकारी रखते थे। संविधान बनाने के लिए टोटल 13 कमेटियों का गठन किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी.एन. राव। ये देखिए जो समितियां हैं वो अलग अलग समितियां हैं, ठीक है, और उसके अलग अलग अध्यक्ष भी थे। क्या है, संविधान जो है कोई एक आदमी बैठ के तो नहीं लिख सकता है। जैसे बहुत बड़ा काम है, ठीक है, उसको छोटे छोटे काम में तोड़ लिया गया और हर काम का एक हेड बना दिया गया। तो इस तरीके से 13 कमेटियों के 13 हेड बना दिए गए थे। तो जो संचालन समिति थी उसका हेड क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान यानी कि यूनियन, केंद्र से जुड़े हुए जो संविधान थे या जो संविधान के आर्टिकल बनाए गए हैं उसमें जो है उसका जो हेड बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। प्रोविंशियल संविधान समिति को, जो प्रांतीय संविधान के वो थे हेड, कौन बनाए गए थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। प्रांत से जुड़े हुए जो भी संविधान की जो भी अधिसूचनाएं या जो भी आर्टिकल्स हैं, संघ के पास क्या क्या शक्तियां रहेंगी, उसका हेड बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। प्रारूप समिति, सबसे इंपॉर्टेंट समिति, इसका हेड बनाया गया था भीमराव अंबेडकर को। तदर्थ झंडा कमेटी यानी फ्लैग कमेटी का जो है राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। फाइनेंस एंड स्टाफ समिति को ए.एन. सिन्हा को बनाया गया था। फंडामेंटल राइट की जो हेड थे वो कौन थे? जे.बी. कृपलानी उसके हेड थे। अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज हैं उनके जो हेड थे वो एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। प्रक्रिया नियम समिति का हेड कौन बनाया गया था? ये इसको पूछा जाता है। एक ये पूछा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समिति थी, और एक ये संचालन समिति, इसका पूछा जाता है कि जो है इसके हेड कौन थे। कार्य संचालन समिति के.एन. मुंशी को बनाया गया था। आवास समिति को बनाया गया था पट्टाभी सीतारमैया। सर्वोच्च न्यायालय समिति वारदा चरियार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक आप याद रखिएगा। इतनी समितियों को आप जरूर याद रखिएगा, इतना एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले वाले जो है लेक्चर में ये देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उसके ऊपर एक बहुत डिटेल ही लेक्चर हम लोग लेंगे और डिटेल में समझेंगे कि हमारे भारत संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए ताकि आपका जो पॉलिटी का सेक्शन है उसको मैं और आप मिलके एक बहुत ही मजबूती के साथ अपने नॉलेज के बेस को बढ़ा के किसी भी एग्जाम में पॉलिटी को क्वालिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए जो आवश्यकता होती है उसकी नॉलेज को हम लोग एकत्रित, समावेशित, समाहित, संग्रहित कर सके अपने मस्तिष्क में और फटाफट अपने आंसर को सही कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।